हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। लर्निंग विद प्रियंका सूर्या। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे समास किसे कहते हैं। ठीक है। तो समास जो है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लाइक एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, नेट और अदर स्टेट, जहाँ भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वहाँ पर आपकी पूरी मदद करेगा। तो जो भी एक बार और कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हमारे क्लास में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कि जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी जब भी हम क्लास लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा टॉपिक है समास। तो समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। ठीक है। जब हम किसी बड़े वाक्य को एक छोटे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को ही हम समास कहते हैं। ठीक है। तो परिभाषा है इसकी, जब दो या दो से अधिक शब्द हो, जब उन दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो हमें संक्षिप्त उसका रूप प्राप्त होता है, उसी संक्षिप्त रूप और सार्थक जो शब्द बनता है, उसी को ही हम समास कहते हैं। ठीक है। जैसे कि राजा का पुत्र, ये क्या है, ये एक पूरा लंबा वाक्य है कि राजा का पुत्र। अगर इसी को ही हम संक्षिप्त रूप दे दें, कि हम शॉर्ट में बोल देते हैं इसको राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या बन गया हमारा, ये हमारा समास बन गया है। क्या बन गया है बच्चों, समास बन गया है। और जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि गाय के लिए शाला, ये क्या है, एक लंबा वाक्य है कि गाय के लिए शाला। अब शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको हम, गौशाला। तो गौशाला का अर्थ ही होता है कि गाय के लिए शाला। तो ये बन गया हमारा समास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों पड़ी, तो होता क्या है बच्चों कि जब बड़े बड़े वाक्य हो या फिर वाक्यांश हो, ठीक है, जब बड़े बड़े वाक्य हो या वाक्यांश हो, तो उनको जो छोटा शब्दों में बदल कर लिखने के लिए ही हमने समास का प्रयोग किया। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे शब्द में लिखते हैं तो हमारी भाषा कैसी हो जाती है, भाषा सरल हो जाती है। सरल का मतलब है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं वो हमें आसान लगने लगता है और सहज भाव को हम उसको बोल सकते हैं। बल्कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो लंबे वाक्यों को बोल नहीं पाते हैं इजीली, तो छोटे वाक्यों को आसानी से बोल लेते हैं। ठीक है। तो भाषा में कैसे कि सरल है और सहज है, और जब बोलते समय जो है कि इफ़ेक्ट उसका कैसा होता है, अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छी लगती है वो भाषा। इसी प्रकार इसकी आवश्यकता है। और सुविधा क्या होती है इससे हमें सुविधा होती है कि जब कोई वाक्य है, फिर लंबे लंबे वाक्य होते हैं। अब एक ये बात है कि ऐसा तो नहीं है कि हम लंबे वाक्य को बार बार प्रयोग करेंगे। जब भी हम उस टॉपिक पे बात करेंगे तो या फिर उस वाक्य को या फिर उस टॉपिक को लंबा ही खींचेंगे, ऐसा तो नहीं है। उस लंबे टॉपिक को बार बार बोलने से ही क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें समास लेकर आए हैं, उसका छोटा रूप बना दिया है हमने कि जिससे कि हमें लंबे वाक्यों का प्रयोग कम करना पड़े, उसकी जगह हम छोटा रूप ही तैयार करें। ठीक है। तो ये हमारी आवश्यकता थी, इसी आवश्यकता के अनुसार हम समास पढ़ते हैं। ठीक है, समास बने हैं। तो समास के पद जो हैं, कितने पद होते हैं, समास के दो पद होते हैं। एक होता है बच्चों पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब आप कहोगे कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो देखो, उत्तर पद और पूर्व पद किसे कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैं कहती हूँ प्रभावशाली, क्या लिखती हूँ बच्चों, मैं लिखती हूँ प्रभावशाली, प्रभावशाली लिखा है मैंने। ठीक है। तो अगर मैं इसका विग्रह करूँगी, तो विग्रह करने पर क्या प्राप्त होता है, विग्रह करने पर हम लिखेंगे इसको, विग्रह करने पर क्या लिखेंगे, विग्रह करने पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, और उसके बाद लिखेंगे प्लस में शाली। ठीक है, शाली। तो यहाँ पर प्रभाव जो है, प्रभाव क्या है हमारा, प्रभाव है हमारा उत्तर पद, और शाली क्या है, शाली हमारा क्या है, प्रभाव है हमारा पूर्व पद और शाली है हमारा उत्तर पद।
जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें समस्त पद प्राप्त होता है। क्या मिलता है बच्चों? समस्त पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5वें नंबर पर आता है हमारा द्वंद्व समास और 6ठे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। तो आगे हम इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें प्रधानता होती है पूर्व पद की। ठीक है, इसमें प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले, जैसे कि प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रति और दिन, तो विग्रह रूप है इसका। तो प्रति जो है हमारा क्या हो गया है? हमारा पूर्व पद है, और दिन जो है हमारा उत्तर पद है। तो हमारी प्रधानता किसकी है? तो हमें प्रति की प्रधानता है, जिसकी हमारी प्रधानता किसकी, जिसको प्रधानता का मतलब जिसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी कि प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब कि हर एक दिन। क्या मतलब होता है? प्रतिदिन का मतलब होता है कि हर एक दिन के बारे में दिन की चर्चा की गई है, लेकिन कौन सा दिन? हर एक दिन की बात है। जो बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन, जो चल रहा है दिन, और जो आने वाला दिन, और जितने भी दिन आएंगे, उस हर एक दिन की बात है इसमें। ठीक है, तो दूसरा है यथाशक्ति। यथाशक्ति, और विग्रह करने पे प्राप्त होता है हमें यथा प्लस में शक्ति। तो यथा क्या है? हमारा पूर्व पद है, और शक्ति क्या है? शक्ति हमारा उत्तर पद है, और प्रधानता दी गई है इसको पूर्व पद की, यानी कि यथा को। तो यथा शक्ति, यथा का अर्थ होता है कि के अनुसार, यानी कि के अनुसार, जैसे कि शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति का अर्थ होता है कि शक्ति के अनुसार। अगर हम ट्रिकी भाव से देखते हैं, ट्रिक के साथ देखते हैं, देखिए जिन शब्दों के आगे प्रति, यथा, आ, अनु और भर ये शब्द लगे हों तो वो क्या है? हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे कि प्रति, प्रति से क्या बना? जैसे कि प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन। यथा से क्या बना? जैसे कि यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। और आज से क्या बना? जैसे कि आ जन्म, यानी कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक, यानी कि आमरण, या फिर आ जन्म आमरण, यानी कि मरण प्रांत तक। अनु का मतलब होता है अनुसार, के अनुसार, या फिर अनुरूप, उस रूप के अनुसार। भर का मतलब जैसे कि भर पेट, यानी कि पेट भर कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा है बच्चों? दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि हमने बताया है आपको 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद को क्या कहता है, क्या कहा गया है इसमें? पूर्व पद इसमें होता है विशेषण। क्या होता है बच्चों? विशेषण होता है। और उत्तर पद जो होता है वो होता है हमारा विशेष्य। तो इसमें पूर्व पद को इसमें अप्रधान माना गया है, जो हमारा विशेषण है उसको हमने अप्रधान माना गया है इसमें, और जो उत्तर पद है जिसको विशेष्य है और उसको प्रधानता दी गई है, यानी कि अहमियत दी गई है। जैसे कि आगे देखते हैं कि आप कहोगे कि मैडम कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? तो यहाँ देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। कि हमें पता है कि जब संज्ञा या फिर सर्वनाम को, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसको क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य उसे कहते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि नीली गाय। ठीक है, नीली गाय, तो नीली क्या है इसमें? नीली क्या है इसमें? एक विशेषण है। नीली क्या है? विशेषण है। और गाय क्या है हमारे पास? गाय एक विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर गाय की विशेषता है। गाय की विशेषता क्या है इसमें? गाय जो है हमारी कैसे रंग की है? काली गाय है, नीली गाय है। कैसे रंग की है बच्चों? नीली गाय है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम संज्ञा प्लस में संज्ञा। संज्ञा प्लस में संज्ञा का अर्थ होता है जब हम किसी संज्ञा के साथ संज्ञा को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम
एक प्रकार हो गया संज्ञा प्लस में संज्ञा। जब हम संज्ञा के साथ संज्ञा को ही जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने लिखा युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र यानी कि युद्ध का क्षेत्र, जो युद्ध का जो क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र, या फिर उसको क्या कहते हैं हम, युद्ध। अब इसको हम विग्रह करते हैं, जैसे कि विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है जैसे कि युद्ध, और दूसरा है क्षेत्र। अब युद्ध का अर्थ क्या होता है, युद्ध में कौन सी संज्ञा है, युद्ध में हमारी भाववाचक संज्ञा है। क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा है। और क्षेत्र में जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। क्षेत्र किससे, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्षेत्र शब्द जो है, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, कहीं का भी क्षेत्र हो सकता है, तो इसलिए इसको जातिवाचक कहा गया है। तो दूसरा पॉइंट आता है जब हमारा कि जब हम संज्ञा के साथ क्रिया को ऐड कर देते हैं या फिर क्रिया को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ शरणागत, जैसे कि शरण आगत यानी कि शरण में आना, शरण आगत, शरण में आगत यानी कि शरण में आना। तो इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें है बच्चों अकर्मक क्रिया। क्या क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जब कार्य का प्रभाव जो है कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। जब किसी कार्य का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता, वो कर्म पर पड़ता है, तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जब किसी कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसके कर्म पर नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि राम सो रहा है, तो राम क्या कर रहा है, राम सो रहा है, तो उसमें कौन सी क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या कर रहा है, राम सो रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ा है, कर्ता पर पड़ा है, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। और दूसरी फॉर एग्जांपल सकर्मक क्रिया कर लो, तो मैं जैसे कि मैं कहती हूँ जो कि मम्मी जो है किचन में खाना बना रही है, तो इसमें प्रभाव किस पर पड़ा है, इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है। क्या कर्म पर है, कि वो खाना बना रही है, एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें, ठीक है। जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं जो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो जो सेल्फ के लिए किया जाता है, जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, चिंटू सो रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है। इन सभी में क्या है कि अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि समास के भेद। तो समास के भेद कितने होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं बच्चों, समास के यहाँ पर 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, तो ये समास के 6 भेद होते हैं जो कि हमारे किस पर होते हैं, जैसे कर्म कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कारक, इनको हम कारक कहते हैं, उनकी कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कि कर्म, कर्म का कारक चिन्ह है को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गृह कट यानी कि गृह को काटना, काटने वाला, गृह को काटने वाला, गृह मतलब रास्ता, ठीक है, गृह रास्ता काटने वाला या फिर गृह को काटने वाला, उसी को कहते हैं हम कर्म। और दूसरा है हमारा करण, दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा करण। तो करण में क्या है, जैसे कि करण के द्वारा, जैसे कोई कार्य किसी के द्वारा करना या फिर किसी से करवाना या फिर किसी से करना या फिर किसी के द्वारा करना, ठीक है। जैसे कि मन चाहा यानी कि किसी कार्य को मैंने मन से चाहा, ठीक है, जैसे किसी कार्य को मैंने मन से चाहा, उसको क्या कहते हैं, कौन सा समास है उसमें, कर्ण है। और आगे तीसरा है संप्रदान। तो संप्रदान का चिन्ह है के लिए, क्या है इसमें, के लिए, क्या से है, तो के लिए में संप्रदान में क्या होता है कि देने का भाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आराम कुर्सी, तो कुर्सी हमें क्या देती है, कुर्सी पे जब हम बैठते हैं तो हमें क्या फील होता है, तो हमें आराम मिलता है, क्या फील होता है, आराम मिलता है। तो आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो कुर्सी किसके लिए है, आराम के लिए है। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष है, ठीक है, संप्रदाय है। तो आगे है चौथा नंबर पर है अपादान। तो अपादान का चिन्ह है से, अपादान से। तो अपादान से, अपादान में क्या होता है कि अलगाव की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है। जैसे कि बच्चा साइकिल से गिर गया, ठीक है, बच्चा साइकिल से गिर गया, फूल जो है पेड़ से गिर गए हैं, तो फूल जो है पेड़ से गिर गए हैं, पत्तों का पेड़ से अलग होना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अलगाव की स्थिति होती है। जब कोई चीज़ किसी वस्तु से अलग होती है तो उसी में कौन सा आता है, अपादान। जैसे कि आकाश से पतित यानी कि आकाश से पतित, आकाश से क्या गिरते हैं, आकाश से पतित, आकाश से पतित मन होता है गिरना, आकाश से क्या, जैसे आकाश से बिजली गिरनी,
बिजली गिरना, आकाश से गिरना, आकाश से क्या गिरता है, जैसे कि बिजली का गिरना, बारिश का गिरना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अपादान। तो नंबर 5 है हमारा संबंध। तो संबंध, जैसे कि संबंध में क्या होता है कि दो चीज़ों का बीच के जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बारे में, रिलेशन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि संबंध का के की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गंगा का जल, तो जल किसका है, गंगा का जल है। ठीक है, तो आगे है जैसे कि अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह है कि अधिकरण में पर, जैसे कि आप बीती, जैसे कि अपने पर कुछ बीतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीलकंठ का जब विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीला प्लस में कंठ। तो नीला क्या है हमारा, नीला है हमारा विशेषण। क्या है बच्चों, विशेषण। इसको हम विशेषण भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम उपमेय कह सकते हैं। ठीक है, नीला जिसने कि विशेषण, जिसकी विशेषता बताई गई है, विशेषण है जो विशेषता बताई जाती है। और कंठ क्या है हमारा, कंठ है हमारा विशेष्य। ठीक है, विशेष्य, जैसे कि नीला प्लस में कंठ, यानी कि नीला कंठ, नीला है जिसका कंठ, तो उसको क्या कहते हैं हम, नीलकंठ। ठीक है, तो नोट्स के दूसरा पॉइंट नोट डाउन है करो कि कभी कभी क्या होता है कि विशेष्य पहले आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि विशेष्य जो है वो पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जब विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, तो उस परिस्थिति में जो हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद हमारा प्रधान हो जाता है और उत्तर पद हमारा गौण रह जाता है। लेकिन रूल कहता है कि कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और नंबर दूसरा है कि कभी कभी विशेष्य पहले आ जाता है, और जब विशेष्य पहले आता है तो हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, और जब विशेषण पहले आता है तो हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने कहा पुरुषोत्तम, जैसे कि पुरुष, पुरुष क्या है हमारा, पुरुष हमारा विशेष्य है, पुरुष क्या है, विशेष्य है। और पुरुष की विशेषता क्या है कि पुरुष जो है वो उत्तम है। कैसा है, पुरुष जो है वो उत्तम है, तो पुरुष उत्तम, तो पुरुष हमारा है विशेष्य और उत्तम क्या है, उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि इसमें पूर्व पद जो है वो हमारी प्रधान है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा द्विगु समास। क्या है बच्चों, द्विगु समास। आगे है हमारा चौथे नंबर पर है द्विगु समास है हमारा। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें एक उत्तर पद और पूर्व पद। इसका पूर्व पद जो होता है ये संख्यावाचक होता है। ठीक है, पूर्व पद जो होता है हमारा संख्यावाचक होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, क्योंकि संख्या जो है जो हमारा प्रधान शब्द है, तो संख्या हमारे प्रधान शब्द को क्वालिफाई करती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि पंचवटी, तो पंच का अर्थ हो गया जैसे कि 5, वटी यानी कि कोई वटी है, वृक्षों की ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, वटी, जैसे कि वटी जिसके कहते हैं हम वाटिका। ठीक है, वटी का अर्थ होता है वाटिका, जैसे कि 5 वृक्ष लगे हैं ऐसी जगह जहाँ पर 5 वृक्ष एक साथ लगे हों, तो उसको क्या कहा गया है, पंचवटी। पंचवटी यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर 5 वृक्ष जो है एक साथ लगा दिए गए हों, यानी कि उसको नाम दे दिया गया है पंचवटी। ठीक है, तो ट्रिक इसकी याद करने की क्या है, ट्रिक इसकी याद करने की है कि जब पहला पूर्व पद जो है संख्यावाचक देखो उसका, जैसे कि पंच आ गया, पंच यानी कि 5, सत आ गया, सत यानी कि 100, ती आ गया, ती यानी कि 3, चौ आ गया, चौ का यानी कि 4, नव आ गया, नव यानी कि 9, और 2 यानी कि 2। जब पूर्व पद संख्यावाचक लग रहा है, आपको पढ़कर ही लग जाता है कि पूर्व पद इसमें किसी संख्या को क्वालिफाई कर रहा है, तो उस परिस्थिति में कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 5 पर है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास यानी कि समास, द्वंद्व समास को नाम से ही समझ आ रहा है कि जैसे कि दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व है, यानी कि झगड़ा है, दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व है। और द्वंद्व कहाँ होता है, द्वंद्व हमेशा वहाँ होता है जब दो चीज़ें हो और दोनों ही चीज़ें आमने सामने हो। आमने सामने तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। द्वंद्व हमेशा वही होता है, दो चीज़ें तो हैं लेकिन आमने सामने, दो चीज़ें हैं आमने सामने हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहाँ हमारा
द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जब दोनों चीज़ें अपोजिट हो तो पहला कहता है कि मैं प्रधान हूँ, दूसरा कहता है कि मैं प्रधान हूँ। ठीक है, अपने आप को प्रधान साबित करने में ही दोनों में द्वंद्व होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूर्व पद जो होता है वो भी प्रधान होता है और उत्तर पद जो होता है वो भी प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई बहन, भाई कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, बहन कहती है नहीं मैं बड़ी हूँ। ठीक है, तो इसी बात पर दोनों में द्वंद्व हो जाता है, बहस हो जाती है। और एग्जांपल जैसे कि मम्मी पापा, मम्मी कहती है कि मैं प्रधान घर की, पापा कहते हैं मैं प्रधान घर की। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व समास है। तो दूसरा और देखिए, जैसे कि पाप पुण्य, पाप कहता है कि मैं धरती पर ज़्यादा हूँ, ठीक है, और पुण्य कहता है नहीं मैं धरती पर ज़्यादा हूँ। तो इन दो आपस में आते हैं तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाता है कि पाप कहता है मैं धरती पर ज़्यादा हूँ, पुण्य कहता है मैं धरती पर ज़्यादा हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार अगर ट्रिक के साथ देखा जाए तो ट्रिक क्या कहती है कि इसमें जो विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड बोलते हैं, विलोम शब्द होते हैं अपोजिट वर्ड, उनमें कौन सा समास होता है, उनमें बच्चों ज़्यादातर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहु यानी कि बहुत ज़्यादा व्रह है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत जैसे व्रह मतलब कि चिंतन कर रही है कोई, बहु यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतन करना पड़ता है जिसमें। ठीक है, जैसे शब्द को देखा करो, शब्द से ही निकलती है चीज़ें। जैसे कि बहुव्रीहि, बहु यानी कि बहुत ज़्यादा, व्रह यानी कि व्रह है, वेदना है, पीड़ा है। ठीक है, व्रह वेदना, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट हो रही है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि होते दोनों पद अप्रधान होते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद कौन से, एक होता है पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद, और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि इस दोनों के बीच में एक और आ जाता है, तीसरा पद आ जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में तीसरा पद आ जाता है। तो तीसरा पद कहता है कि ना तो तुम हो ना ही मैं हूँ, बस यहाँ पर मैं हूँ। तो इस परिस्थिति में क्या कहेंगे, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि समस्त जो पद होता है उसके अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, समस्त पद जो होता है उसके अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चंद्रमौली, चंद्रमौली का अर्थ क्या होता है, चंद्रमौली का अर्थ है कि चंद्र है जिसके सिर पर। भाई मैंने बोला कि चंद्रमौली, चंद्रमौली यानी कि चंद्र है जिसके सिर पर। अब यहाँ पर किसके सिर पर चंद्र है, शंकर। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो जहाँ पर चंद्र जैसे का विग्रह करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाता है हमारा चंद्र। चंद्र क्या है यहाँ पे, पूर्व पद है, और दूसरा हमारा क्या है, मौली। तो मौली क्या है हमारा, उत्तर पद है। अब यहाँ ना तो चंद्रमा की प्रधानता है ना ही मौली की प्रधानता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शंकर जी बीच में आ गए हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि तुम दोनों हटो, मैं आता हूँ बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर याद करना है कि चंद्रमौली जब चंद्र है जिसके सिर पर, यानी कि शंकर। अब दूसरा देखिए, जैसे कि चक्रपाणी यानी कि चक्र, चक्र का मतलब क्या होता है कि जैसे गोल सा चक्र होता है। ठीक है, गोल सा चक्र है। ठीक है, यहाँ पर गोल सा चक्र है। और पाणी, पाणी का अर्थ होता है हमारा हाथ। ठीक है, पाणी का अर्थ क्या होता है, पाणी का अर्थ होता है हमारे हाथ, यानी कि चक्र। ना तो यहाँ पर चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि हाथ में जिसके जिस चक्र है, तो यहाँ पर ना तो चक्र की विशेष प्रधानता है ना ही पाणी की प्रधानता है। चक्र यानी कि गोल सा राउंड सा सर्कल जो होता है, ना तो उसकी प्रधानता है और ना ही हमारे हाथ की प्रधानता है। तो प्रधानता किसकी दी गई है, प्रधानता दी गई यहाँ पर हमें विष्णु की प्रधानता दी गई है। किसकी प्रधानता दी गई है, विष्णु की प्रधानता दी गई, यानी कि चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, वो है हमारे विष्णु। ठीक है, और दूसरा है हमारा, और देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि सुलोचना। सुलोचना, सु का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है बच्चों, सु का अर्थ होता है सुंदर। और लोचन, और लोचन यानी कि लोचन क्या है, लोचन का अर्थ होता है नेत्र यानी कि नयन, यानी कि हमारे नयन जो है बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, यानी कि सुंदर है लोचन, यानी कि सुंदर है जिसके लोचन, सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि सुंदर है लोचन जिसके। अब यहाँ दे दिया गया है कि सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि नारी। तो अब कहोगे कि मैडम ये नारी ही के लोचन सुंदर होते हैं, या तो पुरुषों के नैन भी बहुत सुंदर होते हैं बहुत सौ के। तो नारी को ही क्यों कहा गया है,
तो वही नारी को प्रधानता ज़्यादा दी जाती है, ज़्यादा अहमियत समाज में नारी को दी जाती है। ठीक है, तो सुलोचना यानी कि सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि नारी। ठीक है, अगर शब्द ट्री के शब्द से देखा जाए तो जहाँ भी हम तुमको योग रूढ़ शब्द मिल जाए, ठीक है, तो जहाँ भी आपको योग रूढ़ शब्द मिले तो योग रूढ़ का अर्थ होता है कि यहाँ पे प्रधानता ना तो पूर्व पद को प्रधानता होती है, ना ही उत्तर पद को प्रधानता होती है। प्रधानता मिलती है किसी तीसरे अन्य को। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है। तो योग रूढ़ शब्द मिलते हैं, जैसे कि कहते हैं कि कमल को क्या कहते हैं, जो कीचड़ में खिलने वाला, कीचड़ में खिलने वाला ऐसा कौन सा है, ऐसा तो कमल है, कमल को प्रधानता दे दी गई है। तो इसी प्रकार इसका ट्रिकी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द मिले जहाँ पर, वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ये नोट्स बाय प्रियंका सूर्या के हैं। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए इसके बारे में भी शेयर किया करो, पिन किया करो। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को टिक करो, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टेक केयर।